एग्ज़ाम हाल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले से ही डेली इस चैनल पर डेली न्यूज़ डिस्कशन किया जाता है, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का संपूर्ण कवरेज रहता है। प्रतिदिन आशीष सर द्वारा यूपीएससी के लिए द हिंदू और यूपी पीसीएस के लिए भी डेली करंट की सीरीज प्रारंभ की गई है। अब प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इतिहास विषय की भी श्रृंखला शुरू की जा रही है। परीक्षा में पूछे जा रहे बहुविकल्पीय प्रश्नों की विविधता को ध्यान में रखते हुए इतिहास विषय में जिस भी टॉपिक्स को हम शुरू करेंगे उसमें सारे फैक्ट्स को समाहित करने का एक प्रयास करेंगे, और इस आशा के साथ ये हम आपको उपलब्ध कराएंगे कि जिससे आपको आने वाली आगामी परीक्षाओं में ये लाभकारी रहे। आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा हो या बीपीएससी द्वारा होने वाली आगामी परीक्षाएं हों या इतिहास विषय से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट के लिए भी लाभकारी रहेगा। साथ ही इसकी पीडीएफ जो है फ्री में आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको प्रतिदिन हमारी द्वारा उपलब्ध कराई गई वीडियो प्राप्त होती रहें। इसमें सर्वप्रथम हम सैंधव सभ्यता से प्रारंभ करेंगे। इस सभ्यता के उत्पत्ति से लेकर के क्रमिक विकास, इसका विस्तार, स्थलों का विस्तार, नगरीकरण इत्यादि सभी बिंदुओं पर गहनता से विचार और विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इसमें जो फैक्ट्स या साक्ष्य पाए गए हैं, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न जैसे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको आधार बना करके इस नोट्स को बनाया गया है, जो आपको हम पीडीएफ में प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ ही ये सीरीज पूरी एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तक हम पूरे इतिहास को इसमें कवर करेंगे। अब देखिए, हम पहले शुरू करते हैं सैंधव सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी महोदय ने की थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चूँकि हड़प्पा नामक स्थल सर्वप्रथम ज्ञात हुआ था, बाद में जॉन मार्शल महोदय ने इस संस्कृति को सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा, क्योंकि प्रारंभ में इस संस्कृति के स्थल जो हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे भी मिले थे। और इसका जिक्र उन्होंने अपनी जो पुस्तक है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में किया है। बाद में मार्टिमर व्हीलर महोदय साहब भी इस बात से सहमत थे। उन्होंने भी अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में कहा कि इसे सैंधव सभ्यता कहा जाना ज़्यादा यथोचित है। अब इसकी उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों के बीच भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ इतिहासकार इसको विदेशी उत्पत्ति मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसको स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं, कुछ क्रमिक विकास पर सहमति जताते हैं, कुछ इसको ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति का मानते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो विदेशी उत्पत्ति को मानने वाले इतिहासकारों में मेसोपोटामिया के प्रभाव से इसकी उत्पत्ति को मानने वाले इतिहासकार थे व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, डीडी कौशाम्बी और क्रेमर। इनका कहना था कि मेसोपोटामिया सभ्यता के ही आयातित होकर के ये हड़प्पा या सैंधव सभ्यता के रूप में आई। दूसरे देश की सभ्यता वालों ने यहाँ आकर के आप्रवर्जन सभ्यता का निर्माण किया। व्हीलर ने सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश बताया। अब इसको बताने के पीछे भी कुछ फैक्ट्स थे, कुछ तथ्य थे, साक्ष्य थे। जो मेसोपोटामिया में मोहरों पर सर्वाधिक अंकित मिले हैं प्रतीक, सूत काटने का यंत्र, 2 जानवरों से लड़ता एक मनुष्य, एक प्रवेश द्वार, सैंधव मोहरों पर भी मिलते हैं, इसलिए इनको सिमिलरिटीज लगती है। अन्न भंडार प्रणाली जो है ये में समानता है। तो इन साक्ष्यों के आधार पर, लेकिन असमानता के बिंदु भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं कुछ 2-3 असमानताओं की बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसे मेसोपोटामिया में मंदिर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता में इसका अभाव दिखता है। भव्य कब्रें भी हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिलती हैं। नगरीकरण व्यवस्था यहाँ की ज़्यादा उत्तम है। तो खैर ये विचार पहले आए थे, मृदभांडों की बनावट में अंतर है, लिपि में अंतर है। तो लेकिन अब जो है आज के तिथि में अन्य उत्खननों के बाद अब इस तथ्य पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा सकता कि ये विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत मान लिया जाए। बीच में एक ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति थी, फेयर सर्विस और रोमिला थापर साहब ने सिद्धांत दिया था। जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो क्रमिक विकास का सिद्धांत है। क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल सर का है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जो है सबसे ज़्यादा अगर उत्खनन पर फोकस किया तो अमलानंद घोष सर ने और बीबी लाल सर ने किया। अमलानंद घोष साहब घग्गर नदी के किनारे बीकानेर क्षेत्र में नियमित खुदाई करवाए, और बीबी लाल साहब ऊपरी गंगा घाटी क्षेत्र में केंद्रित थे।
अमलानंद घोष के प्रयास से ही हड़प्पा संस्कृति पीजीडब्ल्यू में अन्य संस्कृतियों से संबद्ध 150 स्थल प्रकाश में आए थे। अमलानंद घोष और अग्रवाल सर का ये मत है कि भारत की ग्रामीण संस्कृतियों से ही इस सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ। मार्क कैन्योर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के नगर उसी स्थल पर सदियों तक स्थित ग्रामों के विकसित रूप थे। अमलानंद घोष पहले पुरातत्वविद थे जिन्होंने प्राक हड़प्पा संस्कृति एवं नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा है कि धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आई होगी जब ग्रामीण संस्कृतियां नगरीय जीवन में प्रवेश करने के लिए आवश्यक साधन या उपादान जुटा लिए होंगे और वे नगरीय जीवन में तब्दील हो गए होंगे। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है। नीचे स्वदेशी उत्पत्ति का भी सिद्धांत दिया गया है। इसमें बीबी लाल सर का नाम है। इतिहासकारों का एक वर्ग था जिन्होंने माना कि सिंधु सभ्यता आयातित नहीं थी। उनका मानना है कि वैदिक आर्यों ने ही इस सभ्यता का निर्माण किया। चूंकि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पाई लोग एक ही थे, लेकिन इस सिद्धांत में यह समस्या है कि उनके बीच काफ़ी असमानताएं हैं। पहले बिंदु पर ही असमानता है कि वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान था और सिंधु सभ्यता में नहीं था। अब जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, इसमें भी 3 क्रमिक चरण हैं: प्राक हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा। प्राक हड़प्पा सभ्यता जब नगरीय जीवन के बीजारोपण का काल है, उस समय के स्थलों को देखा गया। जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है वो विकसित हड़प्पा सभ्यता है। जो उत्तर हड़प्पा है वो नगरीकरण के पतन के बाद की है। बल्कि बाद में इतिहासकार जिम सेफर ने नवपाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पतन तक की जो कालावधि है उसको सिंधु घाटी परंपरा कहना ज़्यादा उचित समझा। अब इस टॉपिक में जो अगला बिंदु है वो है सिंधु सभ्यता का विस्तार। इसका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। इससे परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे गए हैं कि सबसे पूर्वी स्थल कौन है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन है। तो सबसे उत्तरी मांडा है, पूर्वी आलमगीरपुर, दक्षिणी दैमाबाद और पश्चिमी सुतका गेंडोर है। तीसरा जो फैक्ट्स है वो काल निर्धारण से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न समय दिए हैं। तो जैसे इसमें हम एक बार एक नज़र इस पर डाल लेते हैं कि जॉन मार्शल सर ने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व, माधो स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 ईसा पूर्व, मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व, फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व, डीपी अग्रवाल ने 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तीसरा जो बिंदु है इसमें हम नगर जो उत्खनन किए गए हैं स्थल और वो किन नदियों के किनारे स्थित हैं इसकी एक लिस्ट है। इससे भी परीक्षा में प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी में परीक्षा हुई हो, बीपीएससी की जो परीक्षाएं पीसीएस की आयोजित होती हैं इन सभी में इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। मिलाने के लिए 4-4 का सेट भी आता है। तो एक नज़र इस पर हम डालते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु हड़प्पा रावी नदी पर, मांडा चिनाब, कालीबंगा घग्घर, लोथल भोगवा, सुतका गेंडोर दास नदी पर, आलमगीरपुर हिंडन में, धौलावीरा मनहर एवं मानसहरा नदियों के बीच, बनावली जो है वो रंगोई नदी हिसार जिला में है, रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर। इसके बाद अब इसमें हम सबसे पहले स्थल हड़प्पा को देखेंगे कि अब इस हड़प्पा में इसके उत्खनन, इसकी विशेषताएं, इसके उपनाम और इसमें पाए गए साक्ष्य, इन सभी पर हम एक शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे और जितने फैक्ट्स हैं वो बताएंगे। तो देखिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी सर ने इसकी उत्खनन कराया, खोज की। बाद में इसमें मार्टिमर व्हीलर और जॉर्ज डेल्स ने भी उत्खनन कराए हैं। विशेषता अगर देखें तो ये देखने में प्रशासनिक नगर जैसा प्रतीत होता है। किलेबंदी की व्यवस्था यहाँ व्यापक थी। हड़प्पा में उत्तर और पश्चिम दिशाओं में प्रवेश और निर्गमन हेतु 2 दरवाजे भी थे। हड़प्पा के सभी घरों से शौच स्थानों के अवशेष मिले, सारे घरों से टॉयलेट्स मिले। इसका उपनाम देखेंगे तो तोरण द्वार का नगर और अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। पीगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा। यहाँ से धान्य कोठार प्राप्त हुआ, श्रमिक आवास के साक्ष्य हैं, कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है। फसली साक्ष्यों में गेहूं, जौ, तिल, मटर, खजूर, चावल, बाजरा, मुहरों पर गरुड़ पक्षी सांप को पकड़े हुए, खरगोश पकड़े कुत्ते का अंकन भी मोहरों पर मिला है। नवीन खुदाई में सूती कपड़ों का साक्ष्य है। धान कूटने की ओखली का साक्ष्य है। बर्तन पर मछुआरे का चित्र है। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की बनी टोकरी का एकमात्र साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। 100 काष्ठ पेटिका मिली है। वैनिटी बॉक्स प्राप्त हुआ है।
इसके अलावा 16 ताम्र भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। शंख से निर्मित बैल, शंख से बने पात्रों पर चांदी जड़े जाने का साक्ष्य ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा एक वैनिटी बॉक्स में मिला है, जिसमें वेधनी, ईयर स्कूप एवं चिमटी थी। हड़प्पा से प्राप्त जो मोहरें हैं उसमें गरुड़ पक्षी सांप को पकड़े हुए प्राप्त हुए हैं, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है। सोने का बड़ा कंगन प्राप्त हुआ है। अभिलेख युक्त मोहरें हैं। लाजवर्द का लॉकेट, गधे की हड्डियां, मछली की हड्डियां, ये सभी इस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। अब जो दूसरा स्थल हमारा है वो है मोहनजोदड़ो। सिंध के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। बाद में यहाँ पर उत्खनन में J.H. मैके और J.F. डेल्स ने भी उत्खनन किया है। विशेषता अगर देखें तो मोहनजोदड़ो देखने में आध्यात्मिक नगर है, स्पिरिचुअल सिटी है। वाल्टर फेयर फर्विस ने इसे अनुष्ठानिक केंद्र कहा है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। उपनाम देखेंगे मृतकों का टीला और स्तूपों का शहर। ये प्रश्न पूछा गया है कि मृतकों के टीला से किस सैंधव स्थल को जाना जाता है, तो आपको मोहनजोदड़ो लगाना है ट्रिक। अब साक्ष्य देखते हैं। एक श्रृंगी पशु प्रतीक वाले 2 चांदी की मोहरें मिली हैं। वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण है। मलेरिया रोग तथा राख फाल्टिंग का प्राचीनतम साक्ष्य है। मुहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकित अंकन है। चांदी का कलश पाया गया है। अंग्रेजी अक्षर यल आकार की इमारत मिली है और मैके ने इसे होटल या सराय कहा है। विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण है। मेसोपोटामिया में प्रचलित लकड़ी के सहतीरों का प्रयोग यहाँ पर आपको मिलेगा। बड़ी संख्या में कुओं की प्राप्ति हुई है। हाथी दांत का बना फूलदान प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं प्राप्ति हुई है। हाथी का कपाल खंड भी प्राप्त हुआ है। कार्नेलियन के मनके का हार भी पाया गया है। ये कांस्य नर्तकी मिली है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की है तथा पशुपत की मोहर है। देखिए, सैंधव सभ्यता में जो निवास करने वाली प्रजातियां थीं वो 4 थीं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जिनको काकेशियन भी कहते हैं, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन, तीसरी मंगोलियन और चौथा अल्पाइन। तो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे ये सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की पहचान इसी से की जाती है। दूसरा जो भूमध्य सागरीय है मेडिटेरियन, इनको द्रविड़ जात बताया जाता है और मोहनजोदड़ो की जनसंख्या में सर्वाधिक भूमध्य सागरीय थे। मंगोलियन को देखेंगे तो जो मोहनजोदड़ो से एक पुजारी की मूर्ति मिली है वह मंगोलाइड है। और चौथा अगर मैं आपसे कहूँ तो अल्पाइन प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो के इस मूर्ति कला में मंगोलाइड और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड दोनों मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अब जो मोहनजोदड़ो की एक विशिष्ट इमारत थी वो बृहद वहाँ का स्नानागार था। आप देख सकते हैं कि इसमें उत्तर से भी सीढ़ियाँ थीं, दक्षिण से भी सीढ़ियाँ थीं। स्नानागार में जल निकासी की व्यवस्था थी। जी मार्शल साहब ने इसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। यह पूरे विश्व में सार्वजनिक जलाशय का प्राचीनतम उदाहरण है। बाद में डी कौशाम्बी महोदय ने इसकी तुलना संस्कृत ग्रंथों में वर्णित कमल ताल से की है, जहाँ राजाओं एवं पुरोहितों का अभिषेक होता था। आप इसमें देखेंगे कि पश्चिम और दक्षिण के बीच में जल निकासी की व्यवस्था थी। इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का अनुपात हमने आपको लिखा हुआ है 14.5 × 7 × 2.44 मीटर। मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण इमारत है। सार्वजनिक जलाशय का प्राचीनतम उदाहरण है। जलाशय की फर्श पकी ईंटों की बनी है। बिटुमिनस का प्रयोग। स्नानागार के बगल में कुआं था। छत लकड़ी की बनी हुई थी। इसी कुएं से जो बगल में स्नानागार के बगल में कमरे में जो कुआं था, इसी कुएं से इसमें पानी भरा जाता था। जलाशय की फर्श पकी ईंट की बनी हुई थी और इसकी जुड़ाई जो है वो बिटुमिनस और जिप्सम से की गई थी। मोहनजोदड़ो की केवल इसी इमारत में बिटुमिनस का प्रयोग आप देखेंगे। अब जो इसके आगे हमारा तीसरा स्थल है वो कालीबंगा है। राजस्थान के गंगानगर जिला में प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। वर्तमान में जो जिला है वो हनुमानगढ़ जिला हो गया, गंगानगर करके। इसकी खोज अमलानंद घोष महोदय ने 1952 में की। बाद में उत्खनन यहाँ पर बीबी लाल और थापड़ महोदय ने किया। सांकलिया और दशरथ शर्मा आदि विद्वानों ने इसे सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। इतना महत्वपूर्ण केंद्र था। सैंधव सभ्यता में चूड़ी निर्माण का केंद्र यही था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं। कालीबंगा अपने विविध प्रकार के टेराकोटा, शंख, सेलकड़ी की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा के मकानों, चबूतरों और रक्षा प्राचीरों में कच्ची ईंटों का ही प्रयोग किया गया था। यही कारण है कि कालीबंगा को गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम साक्ष्य देखेंगे
तो जूते हुए खेत के साक्ष्य, बेलनाकार मोहरें, कच्ची ईंटों का प्रयोग, अग्नि वेदिकाएँ, युग्मित एवं सवाधान का साक्ष्य, भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण, ऊँट की हड्डियाँ, चना तथा सरसों जैसी फसलों का साक्ष्य, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, लकड़ी की नाली के साक्ष्य, हाथी दांत की कंघी, दुर्ग का द्विभागीकरण यहीं से मिलता है, पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा, एक बलिकुंड की भी प्राप्ति हुई है, जालीदार जुताई किए जाने का साक्ष्य है। अनेक मकानों में यहाँ से आप देखेंगे यज्ञ वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं जो इनके पूजा पाठ को पुष्ट करती हैं। कहाँ से दर्पण प्राप्त हुआ है? कोई मातृदेवी की मूर्ति यहाँ से नहीं मिली है। यहाँ से पश्चिम एशिया मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मोहरें जिन पर भारतीय प्रतीकों का अंकन है प्राप्त हुई हैं। काली बंगा के मोहरों पर बांध की आकृति मिलती है। यहीं से भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण इसीलिए कहा जाता है कि प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। हाथी दांत की कंघी प्राप्त हुई है। बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग फर्श के निर्माण में किया गया है। पत्थर का बना एक आधार वाला लिंग प्राप्त हुआ है। काली बंगा से प्राप्त एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद हैं जिससे यहाँ की शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी इसको माना जाता है कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। तो इस तरह से ये हमारी पहली पार्ट 1 सीरीज समाप्त हो रही है। अगली पार्ट 2 में हम इसमें जो अन्य स्थल हैं चनहुदड़ो, लोथल और धौलावीरा, इन सभी पर और उत्तर अन्य जो भी स्थल नए उत्खनन के बाद भी हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, सारे आपको इस सीरीज में हम उपलब्ध कराएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।